हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना, अगर हमको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, आप समझो आपके पास कोई बैलेंस्ड ऑर्डर रिएक्शन लिखी हुई है। ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस्ड है, N1A प्लस N2B, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, N3C के अंदर प्लस N4D के अंदर, जहां पर N1, N2, N3 और N4 मेरे पास क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ए और बी मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट, एंड सी एंड डी मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ए और बी रिएक्ट करते हैं, सी और डी मेरा प्रोड्यूस होती है। तो मैं लिख देता हूँ, ये तो मेरे पास रिएक्टेंट पार्ट है, और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो मुझे इस तरह से, और ये रिएक्शन कैसी, बैलेंस्ड है। ठीक है ना, तो अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है, इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो देखो भाई, मेरा ए का, बी का, सी का, डी का, सबका अलग अलग रेट होगा कि ए किस रेट से कम हो रहा है, बी किस रेट से कम हो रहा है, सी किस रेट से कम हो रहा है, और डी किस रेट से फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, सी और डी किस रेट से फॉर्म हो रहा है, सबका रेट ऑफ अलग अलग होता है। बट ओवरऑल इस रिएक्शन का रेट कितना होगा, वो तो कांस्टेंट ही होता है कि ए और बी इस रेट से रिएक्ट करेंगे और सी और डी इस रेट से प्रोड्यूस होंगे। उस रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और वो निकालते कैसे हैं, हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, 1/N1 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, फिर लिख देते चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, फिर हम लिख देते इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/N2। ठीक है ना, दिस इज द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, एंड बी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, and the change of concentration per unit time is delta t। ठीक है, ये इसकी वैल्यू बराबर होती है मेरे पास। अब मुझे पता है सी और डी तो क्या है, प्रोडक्ट है, ये तो बनते हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं 1/N3, दिस इज इक्वल्स टू डी सी बाय डी टी। ठीक है, अब हम इसको इक्वल्स टू लिख देते हैं 1/N4, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डी डी बाय डी टी। ठीक है ना, डी डी बाई क्या है मेरे पास, किस रेट से मेरा डी प्रोड्यूस हो रहा है, और दिस इज द N4 विच इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डी। ठीक है, तो ये मेरे पास ओवरऑल होगा इस रिएक्शन का रेट। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये सारी वैल्यू सेम ही मिलेंगी, ये अलग अलग नहीं मिलने वाली आपको। सबका जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो सबकी सेम आने वाली। ठीक है, और चीजें आप लोग हम यहाँ पर देखते हैं। देखो टाइम के साथ क्या होगा, ए और बी तो खत्म होते जाएंगे और सी और डी तो क्या होंगे, बनते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ ए, वो हम लोग लिखते हैं माइनस डी ए बाय डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए का रेट किस किस रेट से ए मेरा डिसअपियर होता जा रहा है। ठीक है ना, उसके लिए लिखते हैं हम लोग माइनस डी ए बाय डी टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी की अगर आप बात करें, मुझे पता है बी भी टाइम के साथ कम होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो हम लिखेंगे माइनस डी बी बाय डी टी। यहां पर आप स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो आपको रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ सी तो क्या होगा, टाइम के साथ अपीयर होगा क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी जो है वो वैल्यू बराबर होगी मेरे पास डी सी बाय डी टी के बराबर होगी। ठीक है, यहां मैंने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टाइम के साथ सी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और मैं अब एक और बात लिखूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, डी भी मेरा प्रोडक्ट है तो इसके लिखूंगा डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। हाँ प्रवीण पूछो।
सर ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ के आगे का है? क्या? ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ के आगे का पार्ट है? नहीं नहीं, ये मैंने जो अभी जो सेकंड लेक्चर था ना उसका एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? अच्छा, ओके सर। सरफेस के अंदर एंटर करती है, ठीक है? जब वो किसी भी पॉइंट से निकल रही है, कभी भी एंटर कर रही है, तो हमेशा वो कैसे होती है, नॉर्मल। ये जो नॉर्थ पॉइंट है, तो इसको मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ, और साउथ को मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसलिए मैं इसको पॉजिटिव पोल भी कह देता हूँ, साउथ वाले को मैं नेगेटिव पोल। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को यहाँ से पता चल गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस क्या क्या है, ठीक है? तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप एक बार उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, जिससे आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन आपके पास 4NH3 प्लस 5O2, ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास 4NO प्लस 6H2O के अंदर हम लिख सकते हैं द concentration of NO increases by 1.5 molar in 10 seconds. Calculate the rate of reaction and rate of disappearance of NH3, O2 and rate of appearance of H2O। ठीक है, ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे पास क्या कहता है। देखो अब मेरे पास बैलेंस्ड, पहले मैं देखूंगा भाई मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। 4 नाइट्रोजन यहाँ है, 4 नाइट्रोजन यहाँ है, ठीक है। 4 इंटू 3 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन यहाँ पर, 10 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो मेरी ये रिएक्शन बैलेंस है, जहां पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों चीजें कैसी हैं, बैलेंस्ड हैं। ठीक है, अब वो आपको क्या कह रहा है, वो फर्स्ट लाइन में आपको ये कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीजेस बाय 1.5 मोलर इन 10 सेकेंड्स। वो कहता है NO की कुछ कंसंट्रेशन होगी, बट वो जो चेंज हो गई है, मतलब बढ़ गई है पहले से कितना, 1.5 मोलर। तो मुझे पता है DNO, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO की वैल्यू कितनी है, 1.5 मोलर है। अपॉन DT कितना टाइम लगा उसको, उसको लगा 10 सेकेंड्स, तो मतलब 0.15 मोलर पर सेकेंड। तो मेरे पास ये आ गया। मोलर क्या होता है, मोलैरिटी लिखा है मैंने, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हो गया 0.15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इतना मेरे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे DNO बाई DT की वैल्यू पता चल गई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं जो ये रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का वो लिखते हैं एक्सप्रेशन,
रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे पास पहले 4NH3, तो -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ये वैल्यू -1/5 change in concentration of O2 upon dt, and this value will be equals to 1/4 change in concentration of NO by dt, and this value will be equals to 1/6 change in concentration of water upon dt. देखो भाई 1/4 तो मुझे पता है, dNO by dt की वैल्यू मुझे पता होगी 0.15 है, तो अगर मैं 0.15 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. तो अगर मैं बोलूं कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ 4 वैल्यूज गिवन है, थर्ड वाले इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन है मेरे पास 1/4 change in concentration of NO upon dt. तो this value is equals to 1/4 into 0.15, तो मैं लिख सकता हूँ 15/100. ठीक है ना, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई, तो ये वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जितनी भी ये वैल्यू आएगी मेरे पास. ठीक है, तो आगे मेरे पास समझ लो 15/400, ये मेरे पास आ गया रेट ऑफ द रिएक्शन. अब देखो वो आपसे क्या जानना चाहता है, वो आपको ये बात कह रहा है कि आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3. रेट ऑफ द रिएक्शन तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब वो पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3. तो यहां से देखो भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A क्या होता है, -dA/dt. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 होगा मेरे पास, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, -dNH3 अपॉन dt. ठीक है ना, अब यहां पर आ जाओ, अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को ले लूं और थर्ड एक्सप्रेशन को ले लूं, तो देखो, तो मैं क्या अगर 4 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dNH3/dt आ जाएगा. मेरे को पता है फर्स्ट वैल्यू सेकंड के बराबर है, सेकंड वैल्यू थर्ड के बराबर है, थर्ड वैल्यू फोर्थ के बराबर है, ओवरऑल तो ये चारों वैल्यू बराबर है, तो फर्स्ट और थर्ड भी बराबर होगी. तो मैं फर्स्ट और थर्ड को लिख देता हूं यहाँ पर, तो फर्स्ट और थर्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड में लिख सकता हूं -1/4 dNH3/dt will be equals to 1/4 dNO/dt. ठीक है, 4 से 4 की वैल्यू तो कैंसिल हो गई, तो -dNH3/dt मुझे कैलकुलेट करना था. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू dNO/dt. dNO/dt अभी मैंने कैलकुलेट किया था, वो था 0.15, तो ये वैल्यू मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली. ठीक है, बिल्कुल आपके पास यूनिट तो होगी ना भाई. चेंज इन कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी होती है. मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वो भी लीटर के अंदर, टाइम है सेकंड है. तो यूनिट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तब हमने क्या लिखा था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट भी यही आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ठीक है, अब देखो फर्स्ट ये पार्ट हमने भी कैलकुलेट कर लिया NH3 वाला. अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2. ठीक है, तो हम आगे मूव करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 की वैल्यू होगी -dO2/d2dt. मुझे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो अब देखो आप रेट लॉ में आ जाओ, जब मैं सेकंड वाले को और थर्ड वाले को कंपेयर करता हूं, क्योंकि मैं थर्ड के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि dNO/dt मुझे पता है, वो मैंने सबसे पहले स्टेट में कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए मैं सबको इससे कंपेयर कर रहा हूं. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से -1/5 dO2/dt will be equals to 1/4 dNO/dt. ठीक है ना, ये d से d मत काट देना कभी,
पता चले डिवाइड करते टाइम काट दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो माइनस डी ओ टू बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 5/4 इंटू डी एन ओ बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी 0.15, तो ये वैल्यू लिख दी। ये आ गया मेरे पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के अंदर, मैंने ये पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये भी कैलकुलेट हो गया। लास्ट में पूछ रहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, वाटर फोर्थ वाले को और थर्ड वाले को कंपेयर कर दूंगा मैं यहां से, तो मैं लिख दूंगा आपके पास लास्ट पार्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर water is DH2O by dt। ये वैल्यू कहां से आएगी 1/6 DH2O by dt की वैल्यू बराबर है किसके 1/4 DNO by dt के बराबर है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं मैं कैसे 6/4 DNO by dt DH2O by dt और इसकी वैल्यू कितनी 0.15। तो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के अंदर, ठीक है। 6/4 इंटू 0.15 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें लिख लो। एक तो मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने का ये तरीका हो गया, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो और उनका रेट लिख दो कि वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो एक चीज और रिवाइज करानी है मुझे आपको, यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब जो मुझे आपको रिवाइज कराना है वो है किसके ऊपर, रेट मास एक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ठीक है, आपके पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये मेरा गुलबर्ग एंड वागे ने ये मेरे को दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन मेरे को दिया था गुलबर्ग एंड वागे ने। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, तो अगर आप लिख दो n1a प्लस n2b कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास n3c प्लस n4d के अंदर, तो उन्होंने बोला कभी भी आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रिएक्शन कंटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट b की पावर n2, ठीक है। और जब मैं ये डायरेक्टली कांस्टेंट हटाता हूं तब एक मेरे पास कांस्टेंट आ जाता है k, दिस इज रेट कांस्टेंट, और मैं लिख देता हूं a की पावर n1 एंड b की पावर n2, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। दिस इज द r इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, rate of reaction, k is rate constant, a और b मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर देखो अगर आपका a और b जो है एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है तो आप इनकी मोलैरिटी लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे मोलैरिटी। अगर a और b आपके सॉलिड स्टेट में तो इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा 1 लिखी जाएगी। अगर ये आपके पास गैसियस स्टेट में है तो आप उसके लिए मोलैरिटी भी लिख सकते हो और उनका प्रेशर भी लिख सकते हो, आप पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्टिव मास रखा जाता है यहाँ पर, एक्टिव मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज मोलैरिटी, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज 1 एंड द एक्टिव मास ऑफ द गैसियस स्टेट इज मोलैरिटी और द पार्शियल प्रेशर। मुझे पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है एनआरटी होता है, तो P की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ N/V/RT। N/V क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी जो होता है, तो प्रेशर की वैल्यू बराबर होती है मोलैरिटी इनटू R इनटू T। तो अगर आप प्रेशर लिख सकते हो तो मोलैरिटी भी आप उसके लिए डिफाइन कर सकते हो, तो इसलिए गैसेस के लिए आप मोलैरिटी भी लिख सकते हो और पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो, आप दोनों चीजें लिख सकते हो। तो गुलबर्ग एंड वागे ने क्या बोला
rate of the reaction will be directly proportional to active mass of reactant raised to the power their stoichiometric coefficients. ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया. अगर आपको उनका स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, आप लिख लो अभी. The rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट थी. तो हम लोगों ने यहाँ से इनके लिए रेट भी लिखना सीख लिया. और इसे मैं बोलता हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्या बोलता हूँ मैं इसे? इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, ये मेरे पास है रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर देखो रेट का तो मुझे यूनिट पता है क्या होती है, मोलरिटी अपॉन टाइम. दो रेट की जो यूनिट होती है वो तो हो जाती है मेरी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स. अब ये रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये आपको आनी चाहिए कि भाई मैं ये यूनिट कैसे कैलकुलेट करूंगा. तो आप हेडिंग डालना. नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. मैं लिख देता हूं रेट को. भाई मेरे पास एक रिएक्शन ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर. तो जब मैं इसके लिए रेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, के ए की पावर एन. ठीक है ना. अब यहाँ पर रेट है, रेट को हम लोग क्या लिखते हैं, रेट को हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन, जो कि मेरी क्या होती है मोलैरिटी अपॉन टाइम. रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी अपॉन टाइम होता है, इक्वल्स टू के. और ए क्या है, समझ लो आपके पास मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है, की पावर एन. तो इसको इधर भेज देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, के की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास मोलैरिटी अपॉन टाइम इनटू मोलैरिटी रेज टू द पावर एन. ठीक है ना. अगर आपको बोला जाए 2/2 की पावर एन है तो आप इसे काट के क्या लिखोगे, 1/2 की पावर एन माइनस 1. या फिर इसको ऊपर भेज के ऐसे भी तो 2 की पावर 1 माइनस एन भी तो लिख सकते हैं. ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, इसीलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ. ये वैल्यू को पहले कैंसिल कर दूंगा तो लिखूंगा 1/टाइम इंटू 1/मोलैरिटी की पावर n माइनस 1. मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नीचे मोल्स लिखा रहेगा, ऊपर वॉल्यूम आ जाएगा. तो लिखा रहेगा मेरे पास के की वैल्यू लिखी रहेगी आपके पास 1/टाइम इंटू ऊपर वॉल्यूम, नीचे मोल की पावर n माइनस 1 एज इट इज ही लिखा है. एंड फाइनली वॉल्यूम को लिख दूंगा मैं लीटर. तो लिख सकते हैं हम लोग इसको लीटर अपॉन मोल की पावर n माइनस 1 इंटू टाइम को 1/टाइम था तो इसको लिख दिया मैंने सेकेंड इनवर्स. ठीक है ना. दिस इज द यूनिट ऑफ के. यूनिट ऑफ के है मेरे पास ये वैल्यू. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास के की यूनिट क्या होती है. और वो हर एक रिएक्शन पे डिपेंड करती है, कोई फिक्स नहीं रहती. जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू चेंज होगी ये यूनिट भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी.
एन जो होता है वो इस रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। अब अगली बात हम उससे ही करेंगे कि मोलिकुलैरिटी क्या होता है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो आपने यहां तक लिख लिया। अब हम बात करते हैं मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। दो चीजें मेरे पास, अब हेडिंग डालना मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो मोलिकुलैरिटी क्या होती है, मोलिकुलैरिटी आपको ये बताती है कि भाई मेरे पास कितने मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे एक रिएक्शन को होने में। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई PCl5 है, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2। तो बताओ कितने मोलिक्यूल है, एक ही मोलिक्यूल PCl5 का काम आ रहा है, तो हम इसे बोल देंगे ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल काम आ रहा है। अगर मैं लिखूं 2HI इज कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस I2, तो मेरे HI के कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो मैं इसे कहूंगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग तो 2SO2 मैं बोलूं प्लस O2 गैस विल कन्वर्ट इनटू 2SO3। अगर ऐसी कोई रिएक्शन लिखे थे तो आप बोलोगे भाई दो मॉलिक्यूल तो SO2 के और एक मॉलिक्यूल मेरा O2 का चाहिए, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 + 1 3, तो 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम बोल दूंगा ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तभी जाके मेरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। तो देखो इसका फायदा क्या है, इसका मोलिकुलैरिटी कभी भी अब क्या नहीं हो सकती, देखो यहाँ कम से कम एक मॉलिक्यूल तो चाहिए तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो मेरी मोलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ही नहीं करेंगे, कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव का मतलब आप ऐसे थोड़े बोलोगे नेगेटिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपने लिए, जीरो से कम तो आप मॉलिक्यूल्स ले ही नहीं सकते, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई O2 था तो मैंने आधा तोड़ के मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो जो मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन होती है ये वैल्यूज कभी भी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, पहली चीज तो मेरे पास ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास ये तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन था, फॉर द एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शंस थे, तो उनके साथ तो ऐसा हो गया। अगर रिएक्शन मेरा मल्टी स्टेप रिएक्शन है, जैसे मैं यहां लिखूं फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, समझो H2O2 है मेरे पास, वो ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल भी होगा, वो भी टूटा होगा, तो मेरे पास दो नेसेंट ऑक्सीजन आई और वो दोनों ज्वाइन करके मेरे बना रही है क्या, ऑक्सीजन गैस। तो ओवरऑल जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इसके दो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, दो मॉलिक्यूल वाटर बना होगा और दो मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन बनी होगी, फिर ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास बन गया 2H2O2
will convert into 2H2O plus O2। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो ये नेक्स्ट ऑक्सीजन इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ये स्टेप मेरे पास स्लो स्टेप था, मतलब या तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था या स्लो स्टेप था, ये वाला रिएक्शन मेरा बहुत फास्ट हुआ, ठीक है ना। ये दो चीजें मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा जो स्लो स्टेप है, क्या करूंगा, जो स्लो स्टेप है उसको उठा के देखूंगा कि उसके अंदर कितने मेरे मॉलिक्यूल्स काम आ रहे हैं, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, तो मैं कह दूंगा भाई ये मेरी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। आपको कभी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका एक ही तरीका है, क्या, स्लोवेस्ट स्टेप को देखो, स्लोवेस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलैरिटी कैसी हो जाएगी, 2 मोलिकुलैरिटी हो जाएगी। आप लिखोगे इट इज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, अब 3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो नोट बना के आपको मोलिकुलैरिटी के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट इज मोलिकुलैरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, असली में ऐसा कुछ नहीं होता, इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज ये मोलिकुलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। और थर्ड पॉइंट इसका ये कहता है मोलिकुलैरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ी मोलिकुलैरिटी मेरी कभी भी नहीं हो सकती। आप ये देखना, कार्बन के बीच में कभी भी कार्बन टेट्रा बॉन्ड कार्बन नहीं बनता, ठीक है ना, 4 बॉन्ड नहीं बनते कार्बन के बीच में। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाते हैं, बट कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सिस ही 3 होती हैं, एक मेरी एक्सिस वाई होती है, एक होती है वाई, और एक मेरे पास जेड। 3 एक्सिस होती है, अगर एक बॉन्ड मेरा एक्स एक्सिस पे बनेगा, दूसरा बॉन्ड मेरा वाई एक्सिस पे बन जाएगा, और तीसरा मेरा जेड एक्सिस पे बन जाएगा। चौथी मेरे पास एक्सिस ही प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए कभी भी 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते। एक एटम 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे CH4, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। बट एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कभी भी 4 बॉन्ड लगातार नहीं बन सकते, ठीक है ना। समझ लो, जैसे यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बना हुआ है, अगर यहाँ दूसरा कार्बन होता तो इस कार्बन से उस कार्बन के बीच में कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बन सकते थे। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सिस ही 3 अवेलेबल होती हैं, 3 एक्सिस से एटम्स आते हैं और वो यहाँ पर आएंगे ओरिजिन पे और एक दूसरे से टकराएंगे और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकते कि वो एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन कर सके, ठीक है। तो मोलिकुलैरिटी की वैल्यू कभी भी आपकी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब जो इसके अंदर इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है ना, देखो दूसरी चीज होती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपके पास कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है N1A प्लस N2B कन्वर्टिंग इनटू N3C प्लस N4D, N1 और N2 दोनों का ऐड कर दो, N1 प्लस N2, ये आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देता है। ये वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये 3 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो आपको क्या करना है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उनको आप लो और उन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी आप लिख दोगे इस रिएक्शन का वो ऑर्डर है, ठीक है। बट आपकी मोलिकुलैरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और ऊपर से 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। आज की क्लास के लिए इतना ही है बस, ठीक है।